अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम इकबाल, विफी में F1 का ट्यूटर, ACCA F1 बिजनेस टेक्नोलॉजी। अब सुनने में आ रहा है कि शायद ये बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली या आईटी बेस्ड सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हम ज्यादातर बिजनेस की ही बातें कर रहे होंगे और जो चीज इस सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है वो है इसकी रिलेटेबिलिटी, यानी कि बहुत सारी चीजें जो आप इसमें से पढ़ रहे होंगे, आप डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट भी शायद कर रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे, देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। ओके, अच्छा, काफी एक्सटेंसिव कोर्स है लेकिन आसान है, रिलेटेबल है, मजा आएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो पहला टॉपिक हमारे पास आ रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर स्टेक होल्डर्स। अब इसमें दोस्तों दो बातें आती हैं। पहली बात कौन सी है? ऑर्गेनाइजेशन। हम ऑर्गेनाइजेशन को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और फिर जाते हैं स्टेक होल्डर्स के ऊपर। अब स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? देखें, ऑर्गेनाइजेशन समझने से पहले हम समझते हैं स्टेक होल्डर्स की एग्जांपल एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से, जो जिससे आप आई एम श्योर 100% रिलेट कर पाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक घर की, एक फैमिली की है, एक परिवार की। अब एक परिवार में आप हैं, आपके अम्मी अब्बू भाई बहन ताया खाला मामू मामी दादा दादी नाना नानी, ये सारे लोग रहते हैं। ठीक है, तो घर के जितने भी मसरूफियात होंगी, घर में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही होंगी, घर में जो भी काम हो रहा होगा, उससे हम सब इंपैक्ट हो रहे होंगे, आप सब इंपैक्ट हो रहे होंगे, है ना? मतलब माशाअल्लाह, अगर बाबा की प्रमोशन हो गई, सबके लिए फायदा है, राइट? अम्मी को नई जॉब मिल गई, बहन की स्कॉलरशिप लग गई फॉरेन यूनिवर्सिटी में, सबका भला है, सबके लिए अच्छी बात है, गुड न्यूज फॉर एवरीवन, राइट? और साथ में लेट्स से आपके पास कुछ और भी लोग आपके घर में रहते हैं और काम करते हैं, लाइक आपके जो सर्वेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, राइट? तो आपके जो सर्वेंट्स हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, ये सारे सब मिला करके जो घर में रहते हैं और घर के फंक्शन से अफेक्ट होते हैं। सिमिलरली बिजनेस में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं और इन सारे लोगों को हम बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। इन सब का बिजनेस में कोई ना कोई स्टेक यानी कि एक इंटरेस्ट होता है। ओके, और ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक सोशल फंक्शन है, एक सोशल फंक्शन है, एक सोशल अरेंजमेंट आप कह लें, जिसके अंदर क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदा एम्प्लॉयड है, जो खवातीन एम्प्लॉयड है, जो मर्द एम्प्लॉयड है और जो उसको मैनेज कर रहे हैं, जो मैनेजर्स हैं, सीईओ सीएफओ डायरेक्टर्स, इन सब का एक कलेक्टिव गोल है। कितना कलेक्टिव गोल है? एक कलेक्टिव गोल है, और वो गोल है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना और अपने लोगों को बेनिफिट देना, मुनाफा देना, उनके लिए आसानियां पैदा करना। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हर तरीके की आपको मिल जाएंगी दुनिया में, राइट? हर किस्म की, हर साइज की, हर काम करती हुई ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाएंगी। आपके पास जो एक छोटा सा बन कबाब बेचने वाला है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और आपके पास जो टेस्ला और एप्पल की कंपनीज हैं, वो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, भले इनका साइज बहुत डिफरेंट हो, इनके ऑपरेशन, इनके कामकाज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, लेकिन है ये भी क्या? ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, लेकिन हालांकि माना माना कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से डिफरेंट होती है, लेकिन उनमें कुछ चीजें बहुत कॉमन है। ये कुछ चीजें आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन मिलेंगी। पहली चीज है कि भाई, आप हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हम बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें, हम बेहतर से बेहतर अपनी फंक्शंस को इंप्रूव करें, ताकि जितना अच्छा हमारा काम होगा उतना अच्छा काम लोगों को पसंद आएगा, और जितना हमारा काम लोगों को पसंद आएगा उतनी लोग हमारी सर्विसेज, हमारी प्रोडक्ट परचेज करेंगे और उतना ही हमारी जेब में पैसा आ जाएगा, राइट? तो पहला काम हमारा होता है हर हर ऑर्गेनाइजेशन का कि वो अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करे जितनी कर सकती है, राइट? दूसरा है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसीजर्स रखें। भाई, रूल्स के बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता। जब प्रोसीजर्स नहीं होंगे, जब रूल्स नहीं होंगे आपकी कंपनी में, तो किसी को क्या पता कि भाई मुझे क्या काम करना है। लेट्स से मेरी कंपनी में हायरिंग हो गई, मैं हूं लेट्स से सेल्स मैनेजर, राइट? आई एम द सेल्स मैनेजर, लेकिन कोई रूल डिफाइन नहीं हुआ हुआ। लेट्स से मेरा बॉस आके मुझे बोलता है, भाई एक काम करो, कल से ना तुम अकाउंटिंग देख लेना। मैं अकाउंटिंग कैसे देख लूं सर? मैं तो सेल्स की पूरी डिग्री करके आया हूं, मैं अकाउंटिंग कैसे देख लूं?
नहीं नहीं भाई ये तो रूल है हमारा। तो ऐसे रूल्स, ऐसे ऐसे अजीबोगरीब रूल्स जो हैं अगर आप कंपनी में रखेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे, तो प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट हो सकती हैं। तो हमें मेक श्योर करना है कि हमारे पास जो है बेहतरीन से बेहतरीन रूल्स इंप्लीमेंट हुए हों, राइट, ताकि लोगों को फॉलो करने में और गोल्स और प्रॉफिट अचीव करने में आसानी हो, है ना। अच्छा, फिर एक बहुत स्पेशल पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन क्या होती है? देखें, मिसाल के तौर पे एक मजदूर है जो 20 इयर्स, 30 इयर्स, 40 इयर्स से कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है। वो जो है ईंटें लेकर के आ रहा है, वो जो है हथौड़े मार रहा है और मतलब प्लास्टर कर रहा है, सारे काम उसको एक्सपर्ट है उस चीज में। मतलब कोई दो राय नहीं कि भाई कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम हो, इस बंदे को हायर करो। लेट्स कॉल हिम गफूर। ओके, गफूर भाई को आप हायर कर लो, कंस्ट्रक्शन से ज्यादा अच्छा काम इनसे मिले तो कोई जानता ही नहीं है ना। लेकिन एक दिन मैंने गफूर भाई को बुलाया, मैंने बोला गफूर भाई, मैं चाहता हूं कि आज से आप मेरे पर्सनल ड्राइवर बन जाए। मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती है, रोज ट्रैफिक में जाना, खासतौर पे पाकिस्तान का ट्रैफिक। नहीं भाई, मैं भाई ड्राइव करते करते मेरे मेरे हड्डियां दुख जाती है भाई, मैं चाहता हूं मेरा ड्राइवर ड्राइव करे। गफूर भाई बोलते हैं साहब मुझसे तो ये काम नहीं हो पाएगा। सर क्यों नहीं हो पाएगा? इतना आसान काम तो है। सर काम नहीं हो पाएगा क्यों? क्योंकि मुझे ड्राइविंग आती ही नहीं है, मुझे कराची की सड़कों का नहीं पता, मुझे पाकिस्तान की रोड्स का नहीं पता। मेरा तो कंस्ट्रक्शन का काम है। हाँ, आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, कहां से रॉ मटेरियल लेना है, वो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन ड्राइविंग का तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन में स्पेशलाइज हुआ हूं। आई एम अ कंस्ट्रक्शन पर्सन, आई एम अ कंस्ट्रक्शन वर्कर, नॉट अ ड्राइवर, राइट। ओके जी, ये बात हो गई। फिर आते हैं गोल्स के ऊपर। हर ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे हमने बोला कि एक गोल होता है, वो होता है ज्यादा से ज्यादा क्या कमाना? प्रॉफिट। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना हर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे कि आपकी हो गई कोई एनजीओ, कोई चैरिटी, जैसे एसआईयूटी है, ईदी है, टीसीएफ फाउंडेशन है जो बच्चों के की तालीम के ऊपर इतना काम कर रही है, राइट। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, वो काम करती हैं किसके लिए? वो काम करती हैं आपकी वेलफेयर के लिए। ओके, तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अलग अलग गोल्स होते हैं, अलग अलग मकसद से वो ऑपरेट कर रही होती हैं, ठीक है। और एक लास्ट चीज जो हम डिस्कस करेंगे, एक लास्ट सिमिलैरिटी जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीजें इनपुट होती हैं, प्रोसेस होती हैं और आउटपुट निकलता है। मिसाल के तौर पे लेट्स कंसीडर द एग्जांपल ऑफ, लेट्स से एक फर्नीचर मार्केट है। आपके पास एक फर्नीचर मार्केट है, राइट। अब फर्नीचर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए वुड, आपको लकड़ी चाहिए, ऐसे ही है ना, लकड़ी चाहिए आपको। तो जो वुड आप परचेज करेंगे ना, उस वुड को हम बोलते हैं इनपुट। इनपुट यानी कि वो रॉ मटेरियल, जो लकड़ी है वो रॉ मटेरियल है जो प्रोसेस होगी फैक्ट्रियों में, मिल्स में, लंबर मिल्स के अंदर, इनको कहते हैं लंबर मिल्स के अंदर आपकी जो वुड है, इनपुट है, रॉ मटेरियल है, वो प्रोसेस होगा मिल्स के अंदर। और फिर क्या होगा आगे जाकर के? फिर प्रोसेस होने के बाद जब फर्नीचर बन के निकलेगा तो फिर उसको हम सेल कर सकेंगे। आउटपुट जो है वो आपका फर्नीचर हो गया विच इज रेडी टू सेल, आप इसको बेच दें, ठीक है। तो यूजुअली हर ऑर्गेनाइजेशन में जो है ये रूल्स और ये प्रोसेसेस और ये सिमिलैरिटीज फॉलो हो रही होती हैं, ओके। अच्छा दोस्तों, तो हमने ये पढ़ लिया कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन बातें हर घर में, हर ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी होती हैं, राइट। लेकिन अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में क्यों है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमें बनाने की जरूरत पड़ गई, राइट। अच्छा, पहली अगर हम बात करें तो देखें,
एक इंडिविजुअल इंसान है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं विफी में आपको पढ़ा रहा हूं। अब मेरी स्पेशलाइजेशन क्या है, हमने बात की थी, याद है आपको, स्पेशलाइजेशन। तो मैं भी स्पेशलाइज्ड हूं F1 पढ़ाने के लिए आपको, राइट। तो अगर मैं सिर्फ F1 पढ़ा रहा हूं, मैं आपको अभी सिर्फ F1 पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको जो पूरा ACC है उसमें आपके पास कोई 13 सब्जेक्ट्स हैं, है ना। आपके पास 13 सब्जेक्ट है, मैं सिर्फ एक पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू ओनली वन सब्जेक्ट, राइट। तो बाकी पेपर्स की तैयारी कौन कराएगा आपको? F1 तो आप पास कर लेंगे, वो तो मैं आपको पास करवा दूंगा, लेकिन बाकी सब आपके पास F2, F3, F5, F9, फिर आपके पास बहुत बड़े बड़े मुश्किल से जो है प्रोफेशनल पेपर्स आने वाले हैं। आपका SBL, SBR, P4, P5, P6, P7, इन सब की तैयारी कौन कराएगा? तो हम सारे टीचर्स ने क्या किया, हमने मिल करके ये ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए बना ली, जिसका नाम है वेफी, राइट। हमने विफी ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट, सारे ACCA के टीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए, एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन गए, ताकि एक अकेला टीचर जो है, जो अकॉम्प्लिश अकेला नहीं कर सकता, वो सारे टीचर्स कलेक्टिवली मिल करके अकॉम्प्लिश करके आपका पूरा ACCA पास करा दे 13 के 13 पेपर्स, राइट। तो एक सिंगल आदमी की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाती है, ताकि सब मिल करके सबका फायदा हो सके, ओके। फिर कुछ कंपनीज होती हैं जो स्पेशलाइज करती हैं अपने प्रोडक्ट्स में, अपनी सर्विसेज में, है ना। देखिए, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दो चीजें देंगी, प्रोवाइड करेंगी, लेकिन वो चीज बिल्कुल स्पेशलाइज्ड होती हैं। आप बैंक क्यों जाते हैं? भाई आपको पैसे विड्रॉ करने हैं, पैसे डिपॉजिट करने हैं, लॉकर खोलना है, या लॉकर में कोई चीजें डालनी है आपने, है ना। तो आप बैंक क्यों जाते हैं? आप इंश्योरेंस वाले के पास चले जाएं, आप जो है फर्नीचर शॉप पे चले जाएं, भाई पैसे तो वो भी रख सकता है, पैसे तो वो भी ट्रांसफर करवा सकता है ना। लेकिन चूंकि वो उस काम में स्पेशलाइज नहीं है, उसका वो काम ही नहीं है, इसलिए हम जाते हैं कहां पे? बैंक में जाते हैं। फिर लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सेम एग्जांपल विफी की, ओके। सेम एग्जांपल हम विफी की लेते हैं। चलें, 2 मिनट के लिए हमने मान लिया कि मैं हर सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं, मैं बेताज बादशाह हूं ACCA का, आई कैन टीच यू एवरीथिंग, सब पढ़ा दूंगा मैं आपको, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, SBL, SBR, P4, P5, P6, P7, जो आप बोले मैं पढ़ा दूंगा, आपको पास भी करवा दूंगा। लेकिन दोस्तों, इसमें कितना टाइम लग जाएगा? आपका ACCA जो है वो तो पता नहीं 6-7 सालों में हो रहा होगा, फिर सिर्फ पेपर्स निकालने में, आर्टिकलशिप तो अलग है ना। तो यहां फंस जाएंगे कि एक ही सर के साथ पढ़े हुए, और एक सर एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। लेकिन जब कलेक्टिवली एक्सपर्ट्स आपके पास मौजूद होंगे, जैसे विफी के अंदर, जहां पे आप 2-3 सब्जेक्ट्स एक साथ ले सकते हैं, तो आपका भी टाइम बच जाएगा, आपका भी टाइम बच जाएगा, और टीचर का भी टाइम बच जाएगा, है ना। और फिर क्या होगा कि आपके पास एक शेयर्ड नॉलेज आ रही होगी। जैसे कि मेरे सीनियर है सर रिजवान मानिया, मेरे सीनियर है सर हसन दोसानी, इनके साथ आप आगे जाकर के F5, F9 और SBL पढ़ेंगे, है ना। अब जैसे मैं आपको F1 पढ़ा रहा हूं, वो F5, F9 पढ़ा रहे हैं, सर हसन दोसानी SBL पढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा दोस्तों? उससे ये होगा कि हो सकता है कि अगर मैंने कहीं पे मिस्टेक कर दी, या मैं अगर थोड़ा सा कहीं पे मुझे कोई क्वेश्चन है, तो वो मुझसे नॉलेज शेयर कर सकते हैं कि देखो आसिम, ऐसे नहीं, आपको ऐसे पढ़ाना है, यहाँ पे ये एग्जांपल्स देनी है, ये हमने नई टेक्नोलॉजी यूज की है, आपको उसको इस तरीके से यूज करना है, राइट। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो मुझे मिल सकते हैं अपने कॉलीग से, अपने अपने सुपीरियर से, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन का एक भी फायदा हो गया, और दूसरा है सिनर्जी। सिनर्जी अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझाऊं ना, तो वो कैसे हो सकती है? इसको हम बोलते हैं 2+2=5। सर ये क्या बात हो गई? ये तो मैथमेटिकल, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, 2+2=5 कैसे होता है? देखें, वो ऐसे होता है कि जब 2-3 लोग मिलकर के काम करते हैं, तो वो काम ज्यादा आसान हो जाता है। जब 2-3 एक्सपर्ट्स या ज्यादा एक्सपर्ट्स मिलकर के एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, हर बंदा अपनी एक्सपर्टीज उसके अंदर इनपुट कर रहा होता है, तो उससे फिर पूरी कंपनी को फायदा होगा।
जो काम लेट से एक बंदे को या दो बंदों को 3-4 साल लगते थे, अगर 3 लोग मिल गए, 4 लोग मिल गए, तो हो सकता है कि वो काम 8-9 महीनों में खत्म हो जाए, राइट? तो इसे बोलते हैं सिनर्जी, कि हम सब की जो कंबाइंड प्रोडक्टिविटी है, हमारी जो कंबाइंड मेहनत है, एफर्ट है, उसके रिजल्ट्स इंडिविजुअल रिजल्ट से बहुत बेहतर हो सकते हैं। इसे हम बोलते हैं सिनर्जी। अच्छा, अब जैसे हमने बात की थी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग तरीके से डिफरेंट है। हमने एग्जांपल किसकी ली थी? हमने एग्जांपल ली थी एप्पल की, और एक छोटा सा बन कबाब वाला बेचना, है ना, एक बन कबाब का स्टॉल और एप्पल, राइट? इन दो कंपनीज में कुछ डिफरेंसेस हैं, बिल्कुल हैं, ये तो आपको ही पता है, लेकिन वो डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, हम उस पर जरा बात करते हैं। ओनरशिप एंड कंट्रोल, इसको कौन ओन करता है, कैसे ये कंपनी कंट्रोल होती है, ठीक है? क्या काम करती है भाई? एप्पल बन कबाब नहीं बेचता और बन कबाब वाला आईफोन नहीं बेचता, है ना, ये एक डिफरेंस आ गया। फिर हमने बात की थी किसकी? हमने बात की थी एनजीओस की, हमने बात की थी चैरिटीज की, है ना, कि चैरिटीज जो है वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। चैरिटीज किसके लिए काम करती हैं दोस्तों? जाग जाए जरा, चैरिटीज किसके लिए काम करती हैं? वेलफेयर के लिए काम करती है। हाँ, चैरिटीज को छोड़ के, एनजीओस को छोड़ के, बाकी हर बिजनेस किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए काम करता है। वेरी गुड। अच्छा, फिर आते हैं लीगल स्टेटस पे, कि वो कंपनी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, वो कंपनी जो है इसके ओनर्स के नाम पे रजिस्टर्ड है या उसको शेयर होल्डर्स ओन करते हैं। शेयर होल्डर्स के कॉन्सेप्ट पे हम अभी आने वाले हैं, और वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और उससे आप शायद रिलेट भी कर पाए, ठीक है? वो भी आने वाला है, बिल्कुल नहीं चाहिए इधर, ओके? अच्छा, फिर आते हैं साइज के ऊपर, कहां एक छोटा सा बन कबाब बेचने वाला और कहां इतना बड़ा एप्पल, राइट? तो ऑब्वियस दोनों के साइज में भी बहुत डिफरेंस है। ये लोग पैसे कहां से जमा करते हैं, फाइनेंस कहां से? एक बन कबाब वाला अपनी जेब से पैसे लगा रहा होगा, है ना, एक बन कबाब वाला अपनी जेब से पैसे लगा रहा होगा, उसकी अपनी लाइफ सेविंग्स होगी। और एप्पल जो है वो तो बैंक से लोन ले, वो तो शेयर होल्डर से पैसे ले ले, वो बादशाह है भाई, वो तो कहीं से भी पैसे अरेंज कर सकता है। और एप्पल के लिए पैसे अरेंज करना बहुत आसान है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कंपनी है ना। और आखिर में टेक्नोलॉजी कौन ज्यादा यूज करता है? ऑब्वियसली एप्पल यूज करता है, ठीक है? एक बन कबाब वाला जो है ज्यादा क्या यूज कर लेगा? एक डेबिट कार्ड मशीन, एक क्रेडिट कार्ड मशीन यूज कर लेगा, बस, उसका और कोई काम ही नहीं टेक्नोलॉजी से। लेकिन एप्पल में तो भाई बड़े बड़े प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स और कोडर्स, ये सब लोग बैठे हैं अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, राइट?